करते हैं ग्रामर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ब का, जो कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन दोस्तों टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखते रहिए, आप शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे जब भी नए वीडियोज़ आएँ तो आपको मिलते रहें। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब का। दोस्तों जो वर्ड आया, ये आया लैटिन के वर्बम से। लैटिन के वर्बम से आया, जिसका मतलब होता है अ वर्ड, है ना, एक शब्द। अगर हम इंग्लिश ग्रामर में वर्ब को अच्छे से समझ लेते हैं तो पूरी की पूरी जो ग्रामर है हमारी वो हमको समझ में आ जाती है। अगर हम किसी कंडीशन में नहीं समझ पाते हैं कि वर्ब क्या है तो यही हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्ब को छोड़ करके जितने भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो हमेशा स्टेबल रहते हैं, उनका रूप हमेशा एक होता है। लेकिन ये जो वर्ब है ये हमेशा अपने रूप को, अपने फॉर्म्स को चेंज करता रहता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि टेंस चेंज होते रहते हैं, सेंटेंस का जो रूप होता है वो चेंज होता रहता है और तमाम ढेर सारे चेंजेस होते हैं, उसको हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ब की डेफिनेशन को देखेंगे कि वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है। दोस्तों ये डेफिनेशन होता है वर्ब का, और वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट इट्स सब्जेक्ट। इसके पहले आपने ढेर सारे वर्ब के डेफिनेशन पढ़े होंगे, जैसे वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, है ना, या वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स सम एक्शन, तमाम होते हैं। लेकिन ये जो आपका डेफिनेशन होता है ये सबसे सटीक डेफिनेशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप कहते हैं कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड तो वहां पर कुछ चीजें छूट जाती हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि राम प्लेज हॉकी, अब यहां पे आप डेफिनेशन जब देंगे कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड तो इस सेंटेंस के रेफरेंस में तो आपका डेफिनेशन सही चला जाता है। लेकिन अगर हमने ये सेंटेंस लिख दिया कि राम इज अ टीचर, तब क्या होता है? तब क्या यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है? नहीं। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं। जब भी आप कभी इंग्लिश में या हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में आप सेंटेंस को लिखते हैं तो उसमें वर्ब जरूर इंक्लूड होता है। बिना वर्ब के सेंटेंस की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। बिना वर्ब के सेंटेंस बन ही नहीं सकता, या हम ये कह दें कि बिना वर्ब के हम सार्थक रूप से अपने कन्वर्सेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते, है ना। लेकिन ये जो हमने लिखा है डेफिनेशन कि अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट इट्स सब्जेक्ट, दोनों पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी राम के बारे में कुछ बता रहा है और यहाँ पे भी राम के बारे में कुछ बता रहा है, ठीक है। तो ये आपका यूनिवर्सल डेफिनेशन हो जाता है। अगर आपसे अब फ्यूचर में कोई भी पूछे कि व्हाट इज वर्ब, देन यू कैन से अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट इट्स सब्जेक्ट, है ना। अभी मैं आपको वर्ब की इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूँ कि अगर वर्ब ना होता तो क्या होता। वर्ब को इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन कहा गया है। नाउ यू कैन सपोज कि अगर हमारा बैकबोन निकाल दिया जाए तो क्या हम मूव कर पाएंगे? इम्पॉसिबल, है ना, इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर हम ग्रामर से वर्ब को निकाल दें तो क्या सेंटेंस का कोई अस्तित्व रह जाएगा? देख लीजिए, राम हॉकी, राम टीचर, अपने आप में सेंटेंस कितना ऑकवर्ड लग रहा है ना, और इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो अन्य जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनसे तो हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन जो वर्ब होता है इसको आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। इसीलिए यहाँ पे वर्ब को लिखना जरूरी हो जाता है ना। इन दो सेंटेंसेस से आपने वर्ब की इंपॉर्टेंस का इमेजिनेशन कर लिया होगा, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो एकेडमिक स्टूडेंट्स होते हैं
जो हमारे बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट एक कंपटीशन क्लासेस के बच्चों के लिए भी है जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में जितने भी सेंटेंसेस, जितने भी इंग्लिश के जो है सेंटेंसेस पूछे जाते हैं उनमें से मान के चलिए कि 40 to 50% सेंटेंस आपके वर्ब से रिलेटेड ही आते हैं, है ना। उसमें वर्ब का कहीं ना कहीं से एरर होता है और आपको पहचानना होता है ना। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि वर्ब है क्या। अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि वर्ब के कितने टाइप्स हैं। दोस्तों यहाँ पर भी कई बार हम कंफ्यूज होते हैं। मैंने तो बहुत बार बच्चों से पूछा कि बेटा बताइए कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, तो कोई कह देता है कि ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव होता है, तो कोई कहता है कि जो है ऑक्सिलरी होता है, मॉडल होता है, किसी ने कह दिया कि जो है वो रेगुलर इरेगुलर होता है। तमाम तरह के हमको जो है प्रकार मिले बच्चों से। और आज हम देखेंगे कि वास्तव में वर्ब के कितने टाइप होते हैं, है ना। तो आइए जरा देख लेते हैं। वर्ब के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, है ना। ये होता है हमारा मेन वर्ब, ठीक है, जिसको कहीं कहीं पर प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। और जो दूसरा होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब, है ना। इसी को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है ना। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मेन वर्ब क्या होते हैं। मेन मीन्स मुख्य होता है, यानी कि ऐसे वर्ब्स जिनसे एक्शन शो होता है, जिनसे कार्य का होना दिखाई देता है, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं, है ना। जैसे ढेर सारे मेन वर्ब हैं। मान लिया मैंने कह दिया 2-4 कि जैसे रन है ना, प्ले है, रेस्ट है, ढेर सारे, पूरा हमारा जो लैंग्वेज है वो वर्ब से भरा पड़ा हुआ है। तो ये सारे के सारे हो जाते हैं आपके मेन वर्ब। डेफिनेशन जान लेते हैं कि मेन वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एक्शन शो करते हैं, है ना। या अगर अब हम यहाँ पे डेफिनेशन कहें कि मेन वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स, या मेन वर्ब्स आर द वर्ड दैट डिनोट सम एक्शन, तो इस डेफिनेशन के लिए शायद वो परफेक्ट रहेगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। हेल्प माने करना, सहायता करना। तो हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब की सहायता करते हैं। क्या क्या सहायता करते हैं? ये सेंटेंस का फॉर्म चेंज कर देते हैं, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना, सेंटेंस का टेंस डिटरमाइन करना, है ना। ढेर सारे काम हैं, अभी हम इनको बाद में पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा यही मेन वर्ब का हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया मेन वर्ब का, तो आइए देखते हैं कि मेन वर्ब कितने टाइप्स होते हैं। तो जो मेन वर्ब होते हैं इनके भी 2 टाइप्स होते हैं। जो पहला होता है वो ट्रांसिटिव वर्ब, जो दूसरा है वो आपका इंट्रांसिटिव। इन दोनों वर्ड से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, है ना। ट्रांसिटिव की हिंदी क्या होती है? सकर्मक, है ना। और इंट्रांसिटिव की हिंदी क्या होती है? अकर्मक, है ना। इन दोनों टॉपिक पे बात करने से पहले आइए हम वर्ब के उस पहलू को देखते हैं जहां पे लेकर के हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, है ना। आइए जरा देखते हैं। दोस्तों हमने अपने जितने भी हमने पढ़े हैं क्लासेस, उसमें हमने रेगुलर, इरेगुलर, है ना, उसके बाद में वीक, स्ट्रॉन्ग, डायनेमिक, स्टेटिव, है ना, ढेर सारे वर्ब के प्रकार हमने पढ़ा है। तो आइए देखते हैं कि रेगुलर, इरेगुलर, स्ट्रॉन्ग, वीक, है ना, ये सारे वर्ब्स क्या होते हैं और इनको हम कैसे समझ पाते हैं या फिर इनको हम कैसे पहचान पाते हैं, है ना। तो आपने मेन वर्ब और उसके बाद में जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद में भी ढेर सारे वर्ब मैंने बताए थे पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में। तो आइए देखते हैं कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है
रेगुलर एंड इनरेगुलर। जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके लास्ट में ईडी, डी या टी लगा देने से उनका पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है ना। हमारे पास ढेर सारे ऐसे वर्ब्स हैं, जैसे मान लिया मैंने कहा टॉक। अब देखेंगे कि टॉक का अगर हमें पास्ट पार्टिसिपल बनाना हो तो इसमें हम सिंपली जोड़ देंगे ईडी और क्या हो जाएगा टॉक, है ना। ये तो हो गया इसका सेकंड फॉर्म। हो गया इसका थर्ड फॉर्म बनाना हो तो क्या हो जाएगा, तब भी इसमें टॉक जोड़ देंगे, ईडी जोड़ देंगे और क्या हो जाएगा टॉक्ड हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे मान लिया मैंने कहा लर्न, तो ये हो गया लर्न, है ना, LEARN, है ना, लर्न। इसका सेकंड फॉर्म बनाना हुआ तो सीधे हमने लिख दिया लर्न्ड। तो हमने देखा कि ये जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं इनके लास्ट में डी, ईडी या टी लगा देने से ये अपने प्रेजेंट फॉर्म से पास्ट फॉर्म में चले जाते हैं, है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। इररेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, इररेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके लास्ट में डी, ईडी या टी जोड़ने से इनका पास्ट फॉर्म नहीं बनता है। ये कुछ अलग ही टाइप के होते हैं, किसी अलग प्रकार से इनका एक स्टैंडर्ड होता है और फिर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनता है। जैसे मैंने कहा राइज, अब राइज का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइज्ड नहीं होगा, रोज हो जाएगा, है ना। उसके बाद में इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा राइजन, ये हो गया, है ना। ऐसे मान लिया कि और अगर एक वर्ब हम लें तो गो देख सकते हैं, तो हो गया ये गो, इसका सेकंड फॉर्म हुआ वेंट और थर्ड फॉर्म हो गया गॉन। अब दोनों को अगर आप कंपेयर कर लेते हैं तो देखते हैं बहुत सिंपल सी, एकदम से इसको सिंपली तरीके से हमने पहचान लिया कि अगर किसी भी वर्ब में ईडी, डी या टी जोड़ने से वो अपने पास्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो वो हो जाते हैं आपके रेगुलर वर्ब, है ना। और ऐसे वर्ब जिनके लास्ट में ईडी, डी या टी जोड़ने से उनका पास्ट फॉर्म नहीं बनता है, इनका एक अलग स्टैंडर्ड होता है इनका पास्ट बनाने का, तो उन्हें हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे आपने नीचे दो एग्जांपल देखा, राइज, रोज, राइजन एंड गो, वेंट एंड गॉन। एक एग्जांपल मैं आपको यूनिक बताता हूँ जिसमें आप लोग हमेशा लगता है मैं समझता हूँ कि इस एग्जांपल को जो मैं बताने जा रहा हूँ 90% बच्चे गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और वो एग्जांपल है रीड का। स्पेलिंग सेम होती है ना, रीड, ये देखने में सेम रहता है क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड है, ये देखने में बहुत ही कॉमन चीज है, लेकिन इसका फर्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे रीड, सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे रेड और थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे रीड। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी ये शब्द पास्ट टेंस के साथ आता है तो हमें रीड बोलने से बचना चाहिए, हमें वहां पे रीड की बजाय रेड बोलना चाहिए, ठीक है। इसको याद रखिएगा, काफी कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है। तो ये हो गए आपके रेगुलर वर्ब और ये हो गए इरेगुलर वर्ब। इसी प्रकार से आपके स्ट्रॉन्ग वर्ब भी होते हैं और वीक वर्ब भी होते हैं, है ना। तो जो इरेगुलर वर्ब जिस प्रकार से बनते हैं इसी को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कह सकते हैं, यानी कि जो डेफिनेशन हम इरेगुलर वर्ब का देते हैं वही डेफिनेशन हम स्ट्रॉन्ग वर्ब का भी दे सकते हैं, और जो डेफिनेशन हम रेगुलर वर्ब का देते हैं वही डेफिनेशन हम वीक वर्ब का भी दे सकते हैं। वीक माने कमजोर होता ही है, हालांकि उस तरह के कमजोर से इसका मतलब नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं कि मान लीजिए कि ये बेचारे सब कमजोर हैं, और कमजोर हैं तो जबरदस्ती मिला करके डी, ईडी और टी को जोड़ करके इनका पास्ट बना देते हैं लोग। क्यों बना देते? क्योंकि बेचारे कमजोर हैं, लेकिन ये नीचे वाले सब मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब हैं, ये अपने जो है उससे हटते नहीं है, ये है ना।
जब भी इनको अपना सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाना होता है तो ये डी, ईडी या टी को अपने साथ नहीं लेते हैं, इनका कुछ अलग ही वर्ड फॉर्मेशन होता है ना। तो ये हो गया आपके स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब। एक और बचता है। आइए अब देखते हैं कि डायनेमिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब क्या होते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, डायनेमिक माने क्या होता है, मूवेबल, जो मूव करता हो, जो चल सकता हो, है ना, जिसमें किसी तरह की मूवमेंट हो। तो ऐसे सभी वर्ब जो मूवमेंट शो करते हैं वो कहलाते हैं आपके डायनेमिक वर्ब। अब इसमें जितने भी हमारे मेन वर्ब होते हैं लगभग सभी आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका यूज हम हमेशा एज स्टैटिक वर्ब करते हैं। जैसे ऐसे सभी वर्ब जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा जनरेट होते हैं, जैसे सी, हियर, है ना, स्मेल। अगर हम देखें सी, हियर, स्मेल, नो, ये सारे के सारे जो वर्ब होते हैं, इसी तरह और ढेर सारे वर्ब हैं, अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। एग्जाम्पल के लिए सारे के सारे वर्ब हमेशा स्टैटिक वर्ब में होते हैं। अच्छा, एक तरह से और जान सकते हैं, उसके पहले मैं डायनेमिक वर्ब के कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैंने कहा वॉक, रीड, प्ले, एटसेट्रा। दूसरे तरीके से ये समझ लेते हैं। मैंने तो पहला डेफिनेशन ये बता दिया कि जो मोशन शो करते हैं वो सारे के सारे वर्ब आपके डायनेमिक वर्ब कहलाते हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, इनका हम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल बना सकते हैं। जैसे वॉक का वॉकिंग हो गया, रीड का रीडिंग हो गया, प्ले का प्लेइंग हो गया। तो दो तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने स्टैटिक वर्ब्स लिखी हैं, सी, हियर, स्मेल, नो, इनको हमें कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज करना चाहिए। और आईएनजी फॉर्म में ना यूज होने के नाते ही इनको स्टैटिक वर्ब कहा जाता है। जैसे आप कभी भी सी को एज ए वर्ब आईएनजी नहीं देखते हैं। जब भी मान लिया, एक एग्जांपल आपके सामने मैं लिख रहा हूं कि मैं किसी को आता हुआ देख रहा हूं, है ना, देख रहा हूं। ऑल्दो सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि इसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगना चाहिए। लेकिन अगर हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो हम ये कभी नहीं लिखेंगे कि आई एम सी समवन कमिंग। ये सेंटेंस हमारा पूरी तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि कभी भी हम सी को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं। हम हमेशा लिखेंगे आई सी समवन कमिंग, तब ये सेंटेंस सही होगा। इसी प्रकार से आपका हियर, स्मेल और नो भी होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। एक तरीका और है स्टैटिक वर्ब का। कभी कभी क्या होता है कि जो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो आपके मेन वर्ब का काम करने लगते हैं। उस कंडीशन में उनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार। यहां पे देखेंगे बेसिकली जो हैज, हैव, हैड होते हैं वो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं या हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो जो हैव है ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये आपका यहाँ पे मेन वर्ब है। और इसका मतलब यहाँ पे टेंस शो करना बिल्कुल नहीं है। अब आप इसको कभी नहीं लिख सकते हैं कि आई एम हैविंग अ कार, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो हैज, हैव, हैड, है ना, ये जब भी कभी एज अ लिंकिंग वर्ब आते हैं तो ये हमेशा स्टैटिक वर्ब का काम करते हैं। इस चीज को समझना है, इस चीज को जान लेना है, रट लेना है, क्योंकि इस जो है कंडीशन पे भी या इस तरह के क्वेश्चन से भी आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा।
है ना। डायनेमिक वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनके लास्ट में आईएनजी लगाने से ये अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, या जिनके लास्ट में आईएनजी लगाने से इनका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बन जाता है, या ऐसे वर्ब होते हैं जो मोशन शो करते हैं। बट स्टैटिक वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमेशा स्थिर रहते हैं, जिनके लास्ट में कभी आईएनजी नहीं लगता है। इसके पहले भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था। या यूं कह सकते हैं कि जब आपके लिंकिंग वर्ब जो होते हैं, जब मेन वर्ब का काम करने लगते हैं, तब भी इस कंडीशन में कभी आईएनजी का यूज नहीं होता है ना। और सेंटेंस में जो वर्ब यूज होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम स्टैटिक वर्ब बोलते हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों एक और वर्ब है जिसको हम बोलते हैं इंकोएटिव वर्ब। स्पेलिंग लिख दे रहा हूं। इंकोएट का मतलब होता है अपरिपक्व, है ना, इमैच्योर जिसको बोलते हैं। इंकोएट का मतलब होता है अपरिपक्व, है ना। या इसी को कभी कभी हम इंसेप्टिव वर्ब भी बोलते हैं। स्पेलिंग लिख दे रहा हूं। इंसेप्शन का मतलब होता है आरंभ, है ना, तो इसका मतलब हो गया आरंभ। दोनों का मतलब एक ही है कि ऐसे वर्ब जिनसे किसी कार्य का आरंभ होना शो होता हो, जो इनिशिएशन शो करते हो, उसी को हम इंकोएटिव या इंसेप्टिव वर्ब भी बोलते हैं। जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, इट इज गेटिंग डार्क। इट इज गेटिंग डार्क, है ना, शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ पे अंधेरे की शुरुआत हो रही है, और शुरुआत का होना किस शब्द से शो हो रहा है, वो है गेटिंग। तो गेटिंग यहाँ पे इंकोएटिव वर्ब या इंसेप्टिव वर्ब हो गया। ऐसे मान लिया एक और सेंटेंस मैंने लिखा कि माई फादर इज ग्रोइंग ओल्ड, है ना, मेरे पिताजी बूढ़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे बुढ़ापे की शुरुआत हो रही है, और शुरुआत का होना किस शब्द से शो हो रहा है, वो क्या है, वो है ग्रोइंग। तो यहाँ पे गेटिंग, ग्रोइंग, है ना, या और भी ढेर सारे शब्द हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, इंकोएटिव या इंसेप्टिव वर्ब बोल देते हैं ना। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे वर्ब हो गए। और अब हम अगले क्लास में जो पढ़ेंगे वो हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा पूरे ग्रामर का। अगर हेल्पिंग वर्ब ना होते तो क्या होता, उसको हम अगले क्लास में देखते हैं। दोस्तों इसके आगे की टॉपिक हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।